प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। 10 का वार सीरीज के तहत कल मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिया था। आज उन 10 क्वेश्चंस के आंसर की बारी है। उम्मीद है कि आप लोगों ने उन क्वेश्चंस के आंसर लिख लिए होंगे। ठीक है, तो आज बारी है 11 अगस्त के प्रश्नों के उत्तर की। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे 12 अगस्त के 10 प्रश्न। ठीक, तो शुरुआत करते हैं पहले आज के प्रश्नों के उत्तर की। तो पहला प्रश्न जो कल मैंने पूछा था वो था कि अगस्त प्रस्ताव कब तथा किसके माध्यम से लाया गया। तो इसका सीधा सा आंसर होगा 8 अगस्त 1940, और ये अगस्त प्रस्ताव आया वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना है कि अगस्त प्रस्ताव ये लॉर्ड लिनलिथगो को लाना क्यों पड़ा। तो वहाँ पीछे अगर हम क्लास में देखें, कल या परसों के क्लास में हमने देखा था कि कांग्रेस ने 1937 के चुनाव के तहत 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी, और जिसमें 5 प्रांतों में उनकी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनी थी और 3 प्रांतों में उन्होंने अन्य दलों के साथ समझौता करके सरकार बनाई थी। तो और इन सरकारों ने क्या किया था, 39 में एक साथ दे दिया था त्यागपत्र कि भारत को 2 मुद्दे मैंने भी बताया रखे थे। एक कि भारत को बिना कांग्रेस की अनुमति के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में लगा देना। तो इसी संदर्भ में बिहार के रामगढ़ में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में मार्च 1940 में राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिस अधिवेशन में ये कांग्रेस ने तय किया कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के सहयोग के बाद हमको मिलेगा क्या, यानी कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन का प्रस्ताव रखा। ठीक है, और इसी कांग्रेस की मांग को लेकर के लॉर्ड लिनलिथगो के पास जब ये मांग पहुंची तो लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव रखा। इसी मांग के अगेंस्ट कह सकते हैं या इसी मांग के साथ साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस की मांग उन्होंने मानी नहीं और एक अलग प्रस्ताव रख दिया, अगस्त प्रस्ताव, जिसके तहत मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। भारत में औपनिवेशिक स्वराज की स्थापना करना इस अगस्त प्रस्ताव के तहत था। ठीक है, गवर्नर जनरल की सलाहकार समिति का विस्तार कर अधिक संख्या में भारतीयों को स्थान देना, अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के अभाव में सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी, संवैधानिक विकास की समस्या पर विचार किया जाएगा और युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। तो ये 5 प्रस्ताव थे और इन प्रस्तावों को कांग्रेस ने भी खारिज कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी खारिज कर दिया। कांग्रेस को चाहिए, डेट अगर देखी जाए तो है 1940। ठीक है, अब कांग्रेस को चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता और वहीं मुस्लिम लीग को चाहिए अलग पाकिस्तान। ठीक है, तो इन 2 मुद्दों पर बात नहीं बनी। मुस्लिम लीग विभाजन से कम पर तैयार नहीं थी और कांग्रेस स्वतंत्रता से कम पर तैयार नहीं थी, इसलिए ये प्रस्ताव भी कह सकते हैं कि ठंडे बस्ते में चला गया। और पीछे याद करिए, कल हमने देखा था दिल्ली चलो आंदोलन यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो इसी लिनलिथगो प्रस्ताव के बाद ही महात्मा गांधी ने ये व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। कहाँ से, तो अगर याद होगा तो दोहरा लीजिएगा, पवनार आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र। ठीक है, पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। क्रिप्स मिशन कब तथा किसके नेतृत्व में आया। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। ठीक है, तो पहले ध्यान रख लेना, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942। ये डेट इसलिए ध्यान रखनी है कि इस दिन ये मिशन कहाँ पहुंचा, दिल्ली पहुंचा। ठीक, तो भारत पहुंचने की इसकी ये डेट है 23 मार्च 1942। ये मिशन जो है दिल्ली पहुंचा। इसकी अध्यक्षता किसने, या ये मिशन किसकी अध्यक्षता में आया था, तो वो व्यक्ति थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, अब आगे इसमें क्वेश्चन जुड़ा था कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो 2 लोग थे, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति आधिकारिक तौर पे कांग्रेस के वार्ताकार थे क्रिप्स मिशन के संदर्भ में। 2 चीज़ें और मैं बता दूं, 2 डेट याद रखिएगा, 11 मार्च 1942। ये किस लिए याद रखनी है, इसलिए कि क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई थी इस दिन। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन बदल दे और ये पूछे कि क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई, तो ये आंसर हो जाएगा 11 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा, 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन ने अपने प्रस्ताव कब
या अपनी योजना कब रखी, तो वहाँ डेट बदल जाएगी, वो हो जाएगी 30 मार्च 1942। 30 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन ने अपनी योजना रखी। ठीक है, क्रिप्स मिशन ने अपनी योजना प्रस्तुत की, कह सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें याद रखनी है। क्रिप्स मिशन की घोषणा हुई लंदन में 11 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन भारत यानी दिल्ली पहुंचा 23 मार्च 1942 को। 30 मार्च 1942 को क्रिप्स ने अपनी रिपोर्ट या अपनी योजना प्रस्तुत की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसने क्रिप्स प्रस्तावों को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा। ठीक, तो यहाँ जो नाम हमको मिलता है वो पट्टाभी सीतारामैया। तो पट्टाभी सीतारामैया ने क्रिप्स मिशन को अगस्त प्रस्ताव का परिवर्तित संस्करण मात्र कहा। वहीं महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को ही उत्तर दिनांकित चेक कहा। उत्तर दिनांकित का मतलब हर चेक की एक डेट होती है, ऐसा चेक कहा कि जो डेट बीत जाने के बाद मिल रहा है। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि अब कांग्रेस को चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता और अंग्रेज देने के लिए क्या तैयार है, उपनिवेशिक शासन या औपनिवेशिक शासन। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक महात्मा गांधी ने इसको कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था, अगस्त क्रांति किस आंदोलन का उपनाम है, इस क्रांति की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा। तो जब ये क्रिप्स मिशन से जब कांग्रेस संतुष्ट नहीं हो सकी तो महात्मा गांधी ने एक नया जन आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। और कब ये हुआ, 1942 में। अगर सन पूछे तो 1942। तो क्रिप्स मिशन के फेल होते ही कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ये कह सकते हैं कि देश की आज़ादी के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया आखिरी जन आंदोलन। ठीक है, 3 ही जन आंदोलन हमको ध्यान रखने महात्मा गांधी के, एक असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन और तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक, अब डेट अगर पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कब हुआ, तो 9 अगस्त 1942। अगर 9 अगर ऑप्शन में नहीं है तो 8 अगस्त भी अपना आंसर हो सकता है। ठीक है, 8 अगस्त 1942 भी हम आंसर दे सकते हैं तब जब ये 9 अगस्त 1942 ऑप्शन में न हो। रीजन ये है कि 9 अगस्त को तय हुआ कि 9 अगस्त से ये आंदोलन शुरू होगा और 8 अगस्त को ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जितने प्रमुख नेता थे सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, आगे भी मैं क्वेश्चन दूंगा जब यहाँ से, तब इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन अपना था, वेबल योजना कब तथा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इसका आंसर है 14 जून 1945। और किसने प्रस्तुत किया, तो वायसराय लॉर्ड वेबल। ऐसा इसलिए लिखवा दिया जाता है ना, सिंपल है, कभी पूछता नहीं कि वेबल योजना किसने प्रस्तुत की। लेकिन आजकल ये ट्रेंड देखने में आया है कि पूछेंगे वेबल योजना किसने प्रस्तुत की, 2-3 नाम लेंगे, नीचे लिख देंगे इनमें से कोई नहीं, बस वही कन्फ्यूजन की वजह हो जाएगी। तो यहाँ कन्फ्यूजन की कोई वजह नहीं है। तो ये घटनाक्रम ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है समाप्त हो चुका है 1945 में, मित्र राष्ट्रों की विजय हो चुकी है। ठीक है, 21 मार्च 1945 को वेबल भारत में जो गतिरोध बना हुआ है कांग्रेस और अंग्रेजी सरकार के बीच, उसको दूर करने के लिए लंदन गए और वहाँ प्रधानमंत्री चर्चिल और भारत मंत्री एमरी से परामर्श करने के बाद 14 जून 1945 को भारत लौटे और भारतीयों के समक्ष एक नई योजना प्रस्तुत की जिसको नाम दिया गया वेबल योजना। ठीक है, अब इसी वेबल योजना के तहत ये था कि सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाएगा शिमला में, जैसा कि मेरा 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन है, शिमला सम्मेलन वेबल द्वारा कब बुलाया गया, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस पार्टी के सदस्य के रूप में भाग लिया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि इसी वेबल योजना के तहत ही ऐसा प्रावधान किया गया था कि एक सम्मेलन बुलाया जाएगा शिमला में। शिमला में क्यों बुलाया गया, तो अंग्रेजों ने जब संगौली की संधि के द्वारा नेपाल से संगौली की संधि की थी, जब इन्होंने नेपाल से संगौली की संधि की तो हमको क्या मिला, उत्तराखंड के जो पर्यटन स्थल हैं वो भारत में आ गए, हिमाचल प्रदेश के अधिकतर हिस्से जो वो भारत में आ गए। ठीक है, तो शिमला को अंग्रेजों ने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई। ठीक, और यहाँ देख लीजिए ये सम्मेलन कब हो रहा है, जून में हो रहा है, इसलिए सम्मेलन कहाँ बुलाया गया, शिमला में। ठीक है, तो इसकी डेट जो है शिमला सम्मेलन की वो 25 जून से प्रारंभ होता है और 14 जुलाई 1945 तक ये शिमला सम्मेलन चला जो वेबल ने बुलाया था। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, इसी में मैंने दूसरा क्वेश्चन जोड़ा था, इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने किस पार्टी के सदस्य के रूप में भाग लिया। ठीक, तो इसका आंसर है गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है शिमला में मौजूद थे लेकिन इस सम्मेलन में उन्होंने भाग नहीं लिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि शिमला में गांधी जी मौजूद थे
लेकिन उन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन, अभी और कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा इसी आधुनिक भारत से ही जो हमको उलझाते हैं, और सुलझाया जाएगा ऐसे ही। वीडियो को पूरा देखा करिए, वो इसलिए कि अगर खाली इतने से अगर आप काम चला लेंगे ना, जहाँ लिखा हुआ फट से वहाँ लिख लिया, तो कोई भी मतलब नहीं है। क्वेश्चन जैसे घूमेगा वैसे आप उलझ जाएंगे। तो अगर इन उलझनों से निकलना है या इन उलझनों को सुलझाना है, तो जो थ्योरी समझाई जा रही है उसको समझना होगा। ठीक है, 6 के बाद अब 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, करंट वाले पोर्शन पे। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन जो अपना था वो एक रिपोर्ट से संबंधित है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है, तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वो रिपोर्ट है कि अक्सर देखा गया कि क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, अगर 2 में नहीं पूछेंगे तो तीसरे में पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। हमारा काम है पढ़ना, हम पढ़ेंगे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में शीर्ष तथा अंतिम स्थान प्राप्त देश। ठीक है, तो प्रथम स्थान पे रहा नॉर्वे, अंतिम स्थान पे रहा उत्तर कोरिया। ठीक, अब यहीं पे ध्यान दे लीजिएगा कि 180 देशों को ध्यान में रख करके ये रिपोर्ट बनाई गई है। इस रिपोर्ट में 180 देश शामिल थे। ठीक है, तो इनका स्थान पहला और इनका स्थान 180वां। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कितने देशों पे आधारित है, तो आंसर हो जाएगा 180। तो अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया रहा। यहाँ सबसे चकित करने वाली बात है कि 179, नीचे से दूसरा स्थान जो है वो चीन का रहा। ठीक है, चीन में भी प्रेस पे काफ़ी पाबंदियां हैं, हाँ, क्योंकि वहाँ की सरकार कुछ अलग तरीके से सोचती है। ठीक है, अगर दूसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर सेकंड पोजीशन पर रहा आयरलैंड। ठीक, इसी रिपोर्ट में 180 देशों में नॉर्वे प्रथम, आयरलैंड सेकंड, अंतिम स्थान उत्तर कोरिया और चीन का स्थान 179। अब आती है अपनी बारी। ठीक है, भारत का स्थान। ठीक, तो यहाँ ध्यान रख लेना है भारत का स्थान। हम भी ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, 180 देशों में हमारा स्थान है 161वां। यानी कि हमारे यहाँ भी मीडिया को उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली है जितनी एक लोकतंत्र में होनी चाहिए। वैसे हमारे संविधान में तो नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ऐसा पहले कहा जाता था कि मीडिया लोकतंत्र का जो है चौथा स्तंभ है। ठीक, अब लगता है कि ये स्तंभ ठीक से इस लोकतंत्र को उठा नहीं पा रहा है। ठीक है, तो भारत का स्थान रहा 161वां। अब यहाँ ध्यान दे लेना है कि ये रिपोर्ट कब की है, 2023 की। अब वहीं भारत के संदर्भ में एक क्वेश्चन वो बना सकते हैं कि 2022 में स्थान, यानी बेस्ट प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा। ठीक है, तो भारत का 2022 में था 150वां स्थान। ठीक, तो यानी क्या हुआ, तो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर हमें याद आ गया कि 2022 में हम 150वें स्थान पर थे, 2023 में हम 161वें स्थान पर आ गए हैं, यानी कि प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के तहत भारत की स्थिति गिरी है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस देश के भौतिक वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज की है, इसे क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये पहला, तो ये ध्यान रख लेना है कि पहले देश का नाम, तो किस देश के वैज्ञानिकों ने, तो वो है जापान। जापान के भौतिक वैज्ञानिकों ने यूरेनियम के एक नए समस्थानिक की खोज कर दी। समस्थानिक का मतलब उसी के समान। ठीक है, अब इस नए समस्थानिक को नाम क्या दिया गया है, यूरेनियम 241। यूरेनियम 241 अभी इसका, इस समस्थानिक का यही नाम है। ठीक है, तो इसी ध्यान रख लेना है कि यूरेनियम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन दोनों के संयोग से ही बनता है। तो प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इन दोनों को मिलने से बन जाएगा यूरेनियम 241। तो प्रोटॉनों की संख्या 92 और न्यूट्रॉनों की संख्या
149। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए 241। ठीक है, तो ऐसे यूरेनियम का नामकरण किया गया है। यूरेनियम 241 में प्रोटॉन 92 और न्यूट्रॉन 149। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक अगर पूछे तो जो प्रोटॉनों की संख्या है ना वही होता है परमाणु क्रमांक। तो ये परमाणु क्रमांक हो गया 92। द्रव्यमान संख्या पूछे तो जो टोटल है इसका ये होगा द्रव्यमान संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व। ठीक है, तो सबसे भारी तत्व है यूरेनियम। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान रखना है कि क्या पूछा हुआ है। तो यहाँ तत्व शब्द जोड़ा हुआ है, सबसे भारी तत्व, तो उसका आंसर है यूरेनियम। और प्रदर्शित कैसे करते हैं यूरेनियम को, तो यूरेनियम का प्रतीक चिन्ह है यू। ठीक है, और आगे हमने जोड़ा था कि इसकी खोज किसने एवं कब की थी, तथा इसकी खोज किसने एवं कब की थी, तो आंसर होगा जर्मन रसायन शास्त्री और नाम है इनका मार्टिन क्लाप्रोथ। क्लाप्रोथ। ठीक है, अब ये प्रश्न उठता है कि इन्होंने ये खोज कब की थी, तो वो वर्ष था 1789 ईस्वी। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन अपना है देश का पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थित है, इसका उद्घाटन कब तथा किसके द्वारा किया गया। तो ध्यान दे लेना है कि इसका आंसर क्या होगा, चंडीगढ़। कौन सा राज्य, खुद चंडीगढ़ ही, क्योंकि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है तो वहाँ भटकना नहीं है। चंडीगढ़। इसका उद्घाटन कब तथा किसके द्वारा किया गया, तो 8 मई 2023। रक्षा मंत्री कौन है इस समय अपने यहाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चंडीगढ़ प्रशासन और इंडियन एयरफोर्स IAF, ठीक है, चंडीगढ़ प्रशासन और IAF द्वारा मिल करके इस विरासत केंद्र की स्थापना की गई है। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए इसको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन है, ध्यान से इसका आंसर लिख लीजिएगा और व्याख्या को सुन लीजिएगा। अब बारी आती है 12 अगस्त के प्रश्नों की। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आते हैं 12 अगस्त के 10 क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, कितनी जनसंख्या पर संविधान सभा के एक प्रतिनिधि का चुनाव किया गया। संविधान सभा में किस प्रांत के सर्वाधिक प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान सभा में शामिल महिलाओं में संयुक्त प्रांत का प्रतिनिधित्व कितनी महिलाओं ने किया तथा उनके नाम क्या थे। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी तथा मोहम्मद अली जिन्ना किस प्रांत से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 5, अंतरिम सरकार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कौन सा मंत्री पद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, सरोजनी नायडू ने संविधान सभा में किस राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के चंद्र मिशन चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में आंध्र प्रदेश के किस उत्पाद को जैविक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, जून 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है, वह देश किस महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, मुख्यमंत्री सारथी योजना प्रारंभ करने वाला राज्य, इस योजना का शुभारंभ किसने, कब तथा कहां से किया। तो ये हैं 10 क्वेश्चन 12 तारीख के। ठीक है, अब इसका आंसर कल संडे है, कल तो मैं देने वाला नहीं हूं,
तो 12 तारीख के ये क्वेश्चन आप करिए, कल संडे है, जिसका जिसका जो भी सीरीज छूट गया हो उसको वो पूरा करे। साथ ही साथ जो संविधान की क्लास चल रही थी उसके तहत जो जिसका जिसका छूटा हो वो पूरा करे। संविधान के तहत मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य की वीडियो सोमवार को 11 बजे आप लोग को मिलेगी। ठीक है, कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण इस हफ्ते सब्जेक्ट की वीडियो नहीं बन पाई, कुछ काम चल रहा है जहां हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो उस काम की वजह से नहीं बन पाई। तो कल वो काम पूरा होने की पूरी संभावना है, इसलिए सोमवार से आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अन्य भी अपने साथियों को, वो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपने चैनल के बारे में बताएं। वो अगर तब जुड़ना चाहें तब वो जुड़े। इतना आप करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।